हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री मैराथन का प्रश्न लेके आ गई हूँ और इसके पहले आपके हिस्ट्री के 2 मैराथन क्लासेस हो चुकी हैं। आज आपका हिस्ट्री का मैराथन 3 है, तो आप लोग वो दोनों वीडियो भी जाके देख लीजिएगा। सारे विषय का आपका मैराथन करवाया जा रहा है। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। प्राचीन भारत के इतिहास में संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? यानी कि ये एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक पूछा गया है, इसलिए और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन हो जाएगा? राजतरंगिणी। तो ऑप्शन नंबर बी। वही पूछ दे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कल्हण। और राजतरंगिणी तो प्रथम वास्तविक पुस्तक है ही प्राचीन भारत के इतिहास से। अगर पूछ दे कि राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, तो कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। किसके इतिहास का भी वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन हमें किस पुस्तक में मिलता है? तो राजतरंगिणी में, जिसके लेखक हैं कल्हण। वही बात कर ले हिस्टोरिका का, तो हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा है? तो हेरोडोटस ने। किसने? तो हेरोडोटस हो जाएंगे हिस्टोरिका के लेखक। और हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस, जो कि हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को ही। तो इतिहास का पिता कौन हो गए? हेरोडोटस, जिसने क्या लिखी थी? हिस्टोरिका नामक बुक लिखी थी। ठीक, वही बात कर ले ऑप्शन सी में है सी यू की। तो सी यू की में क्या है? तो ये पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था हुएन सांग ने। किसने? तो हुएन सांग ने। और इसमें उसने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। किसका? तो यात्रा वृत्तांत का वर्णन। और ये सब सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यहाँ आपसे कौन सा धर्म पूछा गया? तो भागवत धर्म। इसका प्रवर्तक पूछ लिया गया, जो कि कौन? तो कृष्ण। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और क्या पूछ दिया जाता है? अगर पूछ दे कि किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन है, तो किसमें? तो छांदोग्य उपनिषद में। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके क्या लिख सकते हैं कि छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए बनता है इम्पोर्टेंट। सर्वप्रथम वर्णन है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या? अगर आपसे पूछ दे कि भागवत धर्म या भागवत संप्रदाय का विकास का श्रेय किन शासकों को जाता है, तो किन शासकों को जाता है? एक पॉइंट यहाँ से और नोट कर सकते हैं कि भागवत संप्रदाय या फिर धर्म भी लिख सकते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को जाता है? तो गुप्त शासकों को जाता है। किसको? तो गुप्त शासकों को जाता है। ठीक, नैनार की बात करें, ऑप्शन बी में क्या है? नैनार। तो ये शैव उपासक संत थे। क्या थे? तो शैव उपासक संत। ठीक, मखली पुत्र गोसाल के बारे में आपको बहुत बार बता चुके हैं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मखली पुत्र गोसाल। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो आ गया। तो पहले जानते बीबी का मकबरा है कहाँ? तो ये आपका है औरंगाबाद में। ठीक, और बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकल।
अगर आपसे पूछ दे कि ताजमहल की फूहड़ नकल की संज्ञा किसे दी गई है, तो किसे दी गई है? बीबी के मकबरे की। वही बात करें किसका निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। औरंगजेब मुगल सम्राट, इसको ही क्या कहा जाता था? आलमगीर का भी उपाधि प्राप्त था। आलमगीर, जिंदा पीर, अगर पूछे कि आलमगीर या जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता था, तो औरंगजेब को। और जो औरंगजेब था ये किस धर्म का अनुयायी था, तो सुन्नी धर्म का। किस धर्म का? तो सुन्नी धर्म का अनुयायी कौन था? औरंगजेब। ये सब पॉइंट औरंगजेब से ध्यान में रख सकते हैं। ये एक अच्छा बीना वादक था। बीना वादक था कौन? तो औरंगजेब। ये पॉइंट भी इसमें ध्यान में रख सकते हैं। और इसमें और क्या जान सकते हैं? सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी मतलब किस मुगल सम्राट के शासन काल में थे, तो किसके शासन काल में? तो औरंगजेब। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इसके शासन काल में, किसके शासन काल में? तो औरंगजेब के शासन काल में सबसे ज्यादा क्या थे? हिंदू अधिकारी थे। हिंदू अधिकारी थे। ये पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था और पूछ लिया गया है आपसे संधि, वो भी कब का? तो प्रथम वाले का। तो कुछ पॉइंट हैं जो जानते हैं। तो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था ये कब हुआ था? तो 1746 से 48 कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। बात करें कि किस लिए युद्ध हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसका कारण क्या था? तो कारण इसका था क्या? जो पहला प्रथम युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि 1746 से 48 के बीच। और इसको संधि कौन सा समाप्त किया? तो एक्सा-लेपेल की संधि। किसके? तो एक्सला-सेपल की संधि के तहत, जो कि कब हुआ? तो 1748 में। और इसी संधि के तहत कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। वही बात करें पांडिचेरी की संधि किस युद्ध में हुई? तो पांडिचेरी वाला हुआ था सेकेंड वाला में, यानी कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध में, जो कि कब से कब हुआ? तो 1751 से लेके 55। और ये किस लिए, इसका क्या रीजन था? तो कर्नाटक का उत्तराधिकार ही इसका भी रीजन था। वही बात करेंगे तीसरा पेरिस संधि। तो ये किस में हुआ? तो पेरिस संधि जो हुआ ये थर्ड युद्ध में हुआ, कर्नाटक का तीसरा युद्ध में हुआ। और कब हुआ था तीसरा युद्ध? तो 1756 से लेके 63 के बीच, जिसको क्या कहा जाता है? ये 7 सालों तक युद्ध चला, तो इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध। और क्या कहता है इसमें कौन सा संधि? तो पेरिस के संधि के तहत क्या हुआ था? 1763 में समाप्त हो गया था। ठीक, तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग एक तरह अच्छे से नोट डाउन सजा के कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आ गया है मिलान करने के लिए। फिर से आ गया है आपका संधि और वर्ष का मिलान, जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो ऐसे वर्ष और ऐसी संधि इम्पोर्टेंट है। तो अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 1809 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एक का। वही बात करें सालवाई की संधि कब हुई थी? तो जो सालवाई की संधि हुई थी वो हुई थी 1782 में। ठीक, पुरंदर की संधि तो 1665 में। देवगांव की संधि कब हुई? तो 1803 में। और पूना की संधि कब हुई? तो 1817 में। तो पहला का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चौथा का हो जाएगा सी। पांचवा का हो जाएगा डी। और ये वाले सारे वर्ष हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर।
1857 पर आधारित 1857 पुस्तक के लेखक। इसके पहले मैंने आपको 1857 से जो भी क्या था कथन था वो सारा बताया था। आज क्या है कि पुस्तक है जो लिखा गया है उसका लेखक पूछा गया। 1857 के विद्रोह पर ही लिखा गया और नाम भी क्या है 1857 है। और इसके लेखक कौन है तो S.N. सेन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात कर लें अशोक मेहता जी 1857 के क्रांति पर कौन सा पुस्तक लिखे थे तो द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन इसको हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में, बात तो बराबर ही है। तो द ग्रेट रिवेलियन किसका हो जाएगा अशोक मेहता पर। और ये सब सारे 1857 की क्रांति पे संबंधित पुस्तक हैं। वही बात करें विनय दामोदकर सावरकर की, इन्होंने कौन सा किताब लिखा था तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था विनय दामोदकर सावरकर ने। वही पीसी जोशी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो इन्होंने लिखा था रिवेलियन। रिवेलियन 1857। तो इसमें देखिए कंफ्यूजन होने का चांस है, लेकिन अगर रिवेलियन 1857 रहेगा तो पीसी जोशी और द ग्रेट रिवेलियन रहेगा तो अशोक मेहता। तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। अब बढ़िए 7वें प्रश्न की ओर। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। अब ऋग्वेद आ गया और आपको टॉपिक वाइज सेशन संडे स्पेशल में चारों वेद फुल डिटेल से पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है संडे स्पेशल टॉपिक वाइज, तो आप लोग उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं। सारा बेसिक रूप से आपको चारों वेद पढ़ाया जा चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। तो ऋग्वेद का उपवेद पूछा गया है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है आयुर्वेद। अगर वही पूछ दे कि ऋग्वेद को गाया सुनाया किसने था जिसको अधियता कहा जाता है, कि ऋग्वेद के अधियता कौन थे तो कौन थे होत्र ऋषि। कौन ऋषि तो होत्र नाम के ऋषि थे जिन्होंने ऋग्वेद को गाया सुनाया था, इसलिए उनको अधियता कहा गया। वही बात करें जिस तरह ऋग्वेद का उपवेद क्या है आयुर्वेद, तो धनुर्वेद धनुर्वेद जो है ये किस वेद का उपवेद है, ये है यजुर्वेद को। किसका तो यजुर्वेद का। और यजुर्वेद का जो अधियता थे वो कौन तो अधियता थे कौन अथर्वयु। कौन अथर्वयु। उसी तरह गंधर्व वेद ये किस वेद का उपवेद है तो जो गंधर्व वेद है ये किसका है साम वेद का। किसका तो साम वेद का। और साम वेद का अधियता कौन हो जाएंगे, चूंकि एक जैसा प्रश्न है इसीलिए एक जैसा ही आपको बताया जा रहा है इससे संबंधित। बाकी तो आपको टॉपिक वाइज फुल डिटेल्स में चारों वेद पढ़ाया गया। तो जो साम वेद का क्या हो जाएगा उपवेद, पहले तो गंधर्व वेद और इसका अध्येता तो उदगाता। वही बात करेंगे कि शिल्प वेद किसका हो जाएगा क्या उपवेद, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद का। अथर्ववेद का। और इसके अध्येता कौन हो जाएंगे तो गोपथ ब्राह्मण क्या हो जाएंगे अथर्ववेद के अधियता। तो ये चारों वेद का उपवेद जान गए और अधियता जान गए। ठीक, अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस वंश का वर्णन है। लीजिए क्वेश्चन घुमा के आ गया फिर से वैसे जो के ऊपर आपको हम बता चुके हैं किसका वर्णन है तो कश्मीर के राजवंश का। अब ऑप्शन बी है दुर्लभ वर्धन, जो क्या है तो अगर आपसे पूछे कि कश्मीर में कारकेट वंश की स्थापना किसने की थी। किस वंश की कारकेट वंश की स्थापना किसने की थी तो किसने की थी दुर्लभ वर्धन ने। ये हुआ एक पॉइंट। वही ललितादित्य मुक्ता पीठ की बात करें तो ये क्या था तो इसने क्या किया था कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सब प्रश्न हल्के में मत लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है तो नोट डाउन करते चलिएगा। तो कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो ललितादित्य मुक्ता पीठ। वही जैनुल आबुदीन जो ऐसा नाम है जिसको क्या कहा गया कश्मीर का अकबर।
तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, तो जैनुल आबदीन को। तो ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, बताइए। आप लोग के लिए बिना एक सांस में सब बोले जाते हैं तो थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ता है, क्योंकि सांस लेना भी तो जरूरी है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी कहाँ हुई थी, तो इंग्लैंड में। वही पूछ दे कि औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था। हर जगह तो प्रतिद्वंदी है ही, कंपटीशन में भी तो प्रतिद्वंदी है, तो आपको आगे रहना है ना। तो प्रतिद्वंदी कौन था इंग्लैंड का, तो जर्मनी। और जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी शुरुआत, वो किस उद्योग को लेकर, तो सूती कपड़ा उद्योग को लेकर। सूती कपड़ा उद्योग से संबंधित क्रांति थी इंग्लैंड में। तो बस यहाँ पे इतना पॉइंट ध्यान में रखिए। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो पता ही होगा कि स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के नाम पे इनके गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस जी, उन्हीं के नाम पे इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें कि अगर आपसे पूछ ले इनके गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु, तो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। पूछ ले आपसे कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम या फिर वास्तविक नाम क्या था, बचपन नहीं वास्तविक ही लिखिए, इनका वास्तविक नाम क्या था। जैसे हम लोग का होता है ना कि घर में नाम जो शुरू से पड़ता है वही वास्तविक नाम हो जाता है, फिर सर्टिफिकेट पे कुछ और रहता है। तो मतलब जो बचपन का हो गया, जो घर में बुलाया गया, उसी का पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद का पहले नाम क्या था। तो पहले नाम क्या था इनका, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। वही बात कर ले स्वामी विवेकानंद का, तो इनका एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट बनता है। हाँ, पहले ही जान लीजिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना का ईस्वी भी पूछा जाता है, तो कब हुआ था, तो 1897 में हुआ था। ठीक। और एक इनको स्वामी का उपाधि प्रदान कौन किया था, स्वामी की उपाधि किसको, तो स्वामी विवेकानंद, यानी कि विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो महाराजा खेतड़ी ने, महाराजा खेतड़ी ने क्या किया था, प्रदान किया था। ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। और स्वामी ने विवेकानंद से एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए, क्या कि 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या किया था, शिकागो धर्म सम्मेलन में प्रथम बार भाग लिया था, सर्वप्रथम भाग लिया था। ये सब सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट श्रेणी में ही आता है, और आपको ऐसे ही प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन ही लाया जाता है। तो 10 क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे हुए पूरे, और इस 10 क्वेश्चन में देखिए आपको कितना सारा और भी प्रश्नों का सॉल्यूशन मिला। तो अगर मेरा सॉल्यूशन करवाना आप लोग को अच्छा लगता है तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इस सेशन से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। पुराणों और महाकाव्य में भारत को क्या कहा जाता है, तो ये पूछा है प्रश्न। तो जो पुराणों और महाकाव्य में भारत को क्या कहा जाता है, तो भारत वर्ष या भारत का देश किसमें कहा गया है, पुराण और किसमें, महाकाव्य में। वही पूछ रहे कि पुराण का रचयिता कौन है, पुराण का रचयिता, पुराण का रचयिता कौन हो जाएंगे, लोमहर्ष ऋषि जी। लोमहर्ष नाम के ऋषि थे क्या, पुराण के रचयिता। अगर पुराणों की संख्या पूछ दे कि पुराणों की कुल संख्या कितनी, तो कुल संख्या कितनी, 18। तो ये तो हो गया पुराण से। और अब जानते हैं किसमें क्या कहा गया, तो पुराण और महाकाव्य में भारतवर्ष या भारत का देश कहा गया, वही इंडिया। तो भारत को इंडिया सर्वप्रथम किसने कहा था, तो यूनानियों ने। आप लोग सुन के पूरा लाइन लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि भारत को इंडिया
किसने सर्वप्रथम कहा? तो यूनानियों ने। ठीक है, और बात हो गई यंतु तियंतु, तो आप लोग को पता ही होगा ऐसा कौन बोल सकता है? तो चाइना वाला। तो चाइना चीन वालों ने क्या कहा था भारत को? इंतु तियंचु। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए 12 नंबर पे, हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? ये प्रमुख स्थल हो जाते हैं हिस्ट्री में जिनका उत्खननकर्ता पूछ लिया जाता है या फिर खोजकर्ता। तो ये कौन थे? दयाराम साहनी। तो ऑप्शन नंबर बी। और इसका खोज कब हुआ था हड़प्पा स्थल का? तो 1921 ईस्वी में। ये चीज पूछा जाता है बार बार। और ये पड़ता कहाँ है हड़प्पा? आपका हड़प्पा स्थल तो नालायक पाकिस्तान का कहाँ पड़ता है? मोंटगोमरी जिला में। कौन जिला में? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में। ठीक, वही बात करें राखलदास बनर्जी का, तो राखलदास बनर्जी किसके उत्खनन करता थे? तो मोहनजोदड़ो का। किसका? मोहनजोदड़ो स्थल का, जिससे हमें क्या हुआ है? विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो हाँ, अगर हड़प्पा पूछे कि किस नदी के तट पे स्थित है, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से। तो हड़प्पा है जो किस नदी के तट पे स्थित है? तो रावी नदी। वही ये बात किसकी कर रहे थे? राखलदास बनर्जी की, जो मोहनजोदड़ो के खोज करता है। और ये कब किए थे? तो 1922 में। ठीक, और ये कहाँ पड़ता है मोहनजोदड़ो? तो ये भी पड़ता है पाकिस्तान के सिंध में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या पड़ता है? मोहनजोदड़ो, जिसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 में। और ये क्या बोलता है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे? तो सिंधु नदी के तट पे। ठीक, वही ऑप्शन सी हमारा क्या है? ऑप्शन सी हमारा है रंगनाथ राव। ऐब नहीं जी, राव। तो रंगनाथ राव जी किसके खोज करता है? तो लोथल का, जो कि गुजरात में पड़ता है। और किस नदी? तो भोगवा नदी। और सिंधु का क्या है? सिंधु का एकमात्र बंदरगाह क्या हो जाएगा? लोथल। और ये किस नदी पर? तो भोगवा नदी। भोगवा नदी, तो यहाँ पे भोगवा लिख लीजिए, भोगवा नदी। ठीक, ये सब सारा पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। मिलान करने वाला फिर से प्रश्न आ गया है। मिलान करने वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट होता है। कोई ईस्वी से संबंधित प्रश्न हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मार्ले मिंटो सुधार जो कब? तो मार्ले मिंटो सुधार कब से संबंधित है? 1909 से। उसी तरह जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से। खिलाफत आंदोलन तो 1920 से। कैबिनेट मिशन 1946 से। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखा कीजिए, उसमें देखिएगा ये सब कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? यानी अंतिम पूछ रहा है, या फिर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऐसे भी रह सकता है कि भारत का अंतिम वायसराय कहे, या फिर स्वतंत्र भारत का अंतिम नहीं है, स्वतंत्र भारत का क्या हो जाएगा? प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉर्ड माउंटबेटन। क्या कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन, बाकी तो हम आपको सही करवा ही देते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएगा भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और इसी ने क्या किया था? भारत विभाजन योजना को प्रस्तुत किया था। भारत विभाजन योजना को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ये सब पॉइंट है इम्पोर्टेंट। चलिए अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। जहाँ लगेगा कि जितनी भी जानकारी देनी है पॉइंट बाय पॉइंट आपको वहाँ दिया जाएगा। जहाँ लगेगा कि बस नॉर्मल पता, इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। अंग महाजनपद की राजधानी पूछ लिया गया है।
तो आप लोग को पता है कि जो महाजनपद का है वो 16 संख्या कितना है, तो 16। 16 महाजनपद का हमको कहाँ मिलता है उल्लेख, तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें, अंगुत्तर निकाय में। तो और ये किस किस धर्म का, तो बौद्ध धर्म का। तो अगर आपसे पूछ दे कि 16 महाजनपद का हमें वर्णन कहाँ मिलता है या उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय में, और संख्या क्या हो जाएगा, तो 16। वही बात हमसे किसका पूछा गया है, तो अंग महाजनपद की राजधानी का। तो जो अंग महाजनपद की राजधानी कौन हो जाएगी, चंपा। किसी दिन आपको 16 का भी करवा दिया जाएगा जब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको देखा कीजिए। ये तो अभी आपका प्रैक्टिस सेशन है, तो इसमें जितना हो पाएगा उतना ही करवाएंगे। उधर देखिए उज्जैन, ऑप्शन ए, तो उज्जैन किसका हो जाएगा, तो अवंती का। उसी तरह वाराणसी किसका हो जाएगा, तो काशी। और तक्षशिला किसका, तो तक्षशिला गंधार का। तो ये सब इम्पोर्टेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो अभी फिलहाल इतना, बाकी आपको 16 महाजनपद किसी टॉपिक वाइज क्लास में करा दिया जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्या है, रामायण पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो रामायण पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया, जो कि कौन है, तो वाल्मीकि जी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। वहीं वेद व्यास की बात करें तो वेद व्यास किस किस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, एक तो महाभारत का, जिसको जय संहिता भी कहा जाता है, और किसका, तो भागवत गीता। भागवत गीता ये कौन हो जाएंगे, वेद व्यास। पाणिनि का बहुत बार पूछा गया कि किस पुस्तक के लेखक हैं, तो अष्टाध्यायी। कौन ध्यायी, तो अष्टाध्यायी। वहीं फैजी किस पुस्तक के लेखक हैं, तो लीलावती। ठीक, तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्नों का पुस्तक है जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहता है, ऐसे इसलिए ऐसा प्रश्न आपके लिए लाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन 17 में नहीं है कोई खतरा, तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्र अवध राज का संस्थापक, तो यहाँ आपसे किसका पूछा गया है, स्वतंत्र अवध राज का, जो कि कौन हो जाएगा, सयादत खां। और वही बाजिद अली शाह की बात करें तो ये क्या होगा, अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक। अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन हो जाएगा, बाजिद अली शाह। वही निजाम उल की बात करें तो ये क्या है, हैदराबाद राज का संस्थापक। हैदराबाद राज का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो निजाम उल मुल्क। चूड़ामन किसका, तो भरतपुर राज का संस्थापक। भरतपुर राज का संस्थापक। हम आप ही लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत कर रहे हैं, तो और हमेशा फ्री ही रहेगा इस चैनल पे। तो आप लोग जितना हो सके क्या कहता है लाभ उठाइए, और हमको भी सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। और बार बार बोल रहे हैं, अगर इस सेशन से संबंधित कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। चलिए अब आइए 18 नंबर पे, बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। तो जो बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी था कौन था, तो जहांगीर शाह। तो बस ये सबसे का पॉइंट ध्यान रखिए कि अगर पूछ दे लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था, लंपट मूर्ख तो जो कहा जाता था किसको, जहांगीर शाह को। और यही था जो अंग्रेजों को व्यापारिक गतिविधियों का सुनहरा फरमान दिया था। वही मोहम्मद शाह का बात कर ले तो रंगीला बादशाह। कौन बादशाह, तो रंगीला बादशाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। ये चीज़ आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। जिसने क्या क्या कि इसी के शासन काल में किसका आक्रमण हुआ था, नादिर शाह आक्रमण कर दिया था। तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा का क्या हो गया था, चोरी कर लिया गया था। सब सारा पॉइंट आपको पहले हम बहुत बार बता चुके हैं, इसीलिए आज दोबारा तिबारा नहीं लिख रहे। ठीक, अब आइए 19 नंबर पे, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ। तो जर्मनी में जो नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में, तो हिटलर का।
काहे आगे बढ़ रहा है, लगता है इसको ही पढ़ने में नहीं मन लग रहा है। तो हिटलर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगर वही हिटलर का आत्मकथा पूछा जाता है कि कौन कौन था, तो हिटलर का आत्मकथा क्या था, मेरा संघर्ष, या मेन कैंप लिखा रहेगा, या फिर मेन कैंप रहेगा तब भी हिटलर, और ये इंग्लिश में रहेगा तो मेन कैंप, और हिंदी में मेरा संघर्ष। तो ये दोनों किसकी आत्मकथा है, हिटलर की ही आत्मकथा है। और इसका एक उपनाम था किसका, तो हिटलर का उपनाम याद रखिएगा क्या था, फ्यूहरर। बताइए, ऐसा ऐसा नाम रख लेता था सब, फ्यूहरर क्या था, इसका उपनाम था। वही अगर पूछ दे कि जर्मनी का, यहाँ तो जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ, तो हिटलर का। लेकिन वही पूछ दे कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, या जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, तो बिस्मार्क को। ठीक, तो ये सब पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। मैराथन का 20वां प्रश्न, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग तो आराम से वीडियो देख सकते हैं, 30-40 मिनट का वीडियो होता है, और आपको इतना अच्छा से डिटेल सॉल्यूशन मिल जाए तो क्यों नहीं देख सकते हैं आप लोग। देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था पूछा गया है, तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वही बात करें कनिष्क का, तो कनिष्क क्या था, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा, अगर पूछे संस्थापक को तो पता चल गया, लेकिन अगर वही पूछते कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन, तो कनिष्क हो जाएगा। और क्या बोलता है नागार्जुन की बात कर ले, तो भारत का आइंस्टीन का उपाधि इसको मिला हुआ है। क्या चीज का, तो भारत का आइंस्टीन का उपाधि किसे प्राप्त है, तो नागार्जुन को। वही चरक की जब बात आती है तो पूछे कि कनिष्क का राजवैद्य का नाम क्या था, कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो चरक। और वही पूछ दे कनिष्क का राज कवि कौन था, कनिष्क का राज कवि वो कौन था, तो अश्वघोष। और आपको पता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो वो भी कनिष्क के शासन काल में। तो आज के मैराथन सेशन में इतना ही, और ये पार्ट 3 था हिस्ट्री का मैराथन का। पॉलिटी का भी करवाया जा चुका है आप लोग के लिए, साइंस का भी करवाया गया है, ज्योग्राफी का भी करवाया गया, तो बारी बारी से सभी का कराया जा रहा है। तो जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का मैराथन के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।